सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना और आज जिस तरह से हमने देखा कि इद्दत निकाह केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खावर मानिका ने दुहाइयाँ दी और बार बार अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया, जिस पर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्तफसार किया कि इसकी क्या वजह है, कुछ ठोस वजह है तो बता दें। कमरा अदालत में शोर होने पर जज शाहरुख अर्जुमन केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चैम्बर में चले गए। जज का मौकिफ था कि अब उन्होंने फैसला दिया तो वो मुतनाज़ हो जाएगा। अब सेशन जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर तफसीलात से आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब पीटीआई का रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की गई इस हवाले से रऊफ हसन साहब की जानिब से भी, और दीगर जो हमने देखा कि रहनुमा थे उनकी जानिब से भी इस हवाले से मीडिया टॉक का आने का सिलसिला जारी रहा। आज इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से बयानात मुकम्मल हो चुके थे। आखिर में जज साहब पर प्रेशर डाला गया है। ये फैसला ना सुनाना प्री प्लान था। ये जी जनाब रद्द अमल है पीटीआई की जानिब से। अपने तज्जियाकारों से जानते हैं कि आज की वो जो सारी सूरत हाल बनी इद्दत में निकाह केस, और क्या जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और प्रेशर डालने के लिए सारी सिचुएशन खावर मानिका की जानिब से भी क्रिएट की गई, प्री प्लान था नहीं था, इस हवाले से बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगा साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़, उनके साथ साथ हमाद रोहेला भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ाहिर शाह शरासी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं, हमाद आपकी जानिब आती हूँ सबसे पहले कि ये जो सारी आज सिचुएशन बनी खावर मानिका की जानिब से भी, फिर उनके बाद जो हमने एक तूफ़ान बदतमीज़ी बाहर भी देखा, जो रिएक्शन जिसको कहा जा रहा है कि जनाब अंदर उन्होंने कुछ गैर अखलाकी गुफ्तगू की थी जिसकी वजह से ये कारकुनान की जानिब से इश्तियाल का इजहार भी किया गया। सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि प्री प्लान था? ऐसी बू आ रही है आपको? देखिए, जहाँ तक मारने का अमल है, गालियाँ देने का अमल है, तो कोई भी शख्स खा वो किसी भी जमात से हो, किसी भी रंग का कोट सफ़ेद या काला पहना हो या ब्राउन पहना हो कुछ, उसको कोई भी हक ये नहीं पहुंचता कि वो कानून को हाथ में ले। ख्वाह कोई गालियां दे रहा है वो भी नापसंदीदा अमल है, कोई मार रहा है वो भी नापसंदीदा अमल है, नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमारी सियासी जो रहनुमा है उनको सामने आना चाहिए, उनको मजम्मत करनी चाहिए। गालबन 3 से 4 सियासी रहनुमाओं ने इस इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि उन्होंने इस मारने के वाक़ये की मजम्मत की हो। ऐसी चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए, रोकना चाहिए। लोग भूल जाते हैं कि कल को हालात बदल सकते हैं और वो भी ऐसे ही हालात में जकड़े जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए, ना खुशगवार कहना चाहिए, ना पसंदीदा कहना चाहिए। अब जहाँ तक इस केस की बात है तो उसके मेरिट्स के ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर इद्दत के बेसिक कॉन्सेप्ट पे कुछ सवालात हैं जो मेरे जहन में आते हैं और मैं सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि इद्दत जो किताबों में हमने पढ़ा है और जो फैसलों में हमने देखा है अदालत की, उसके 2 मकसद होते हैं। पहला मकसद तो ये होता है कि अगर इद्दत के दौरान मियाँ बीवी रुजू करना चाहे तो उनको मौका दिया जाए। क्या इस मुकदमे में कोई ऐसी प्रेयर थी कि जो कंप्लेनेंट हैं वो दोबारा आबाद करना चाहते हैं? और अगर ऐसी प्रेयर नहीं है तो मैं देखना चाहूँगा आला अदलिया इसको कैसे देखती है। क्या इसको बदनीयती पे मबनी एक केस समझेगी या क्या ट्रीट करेगी? मैं आला अदलिया के फैसले का इंतज़ार करूँगा इस मामले में। दूसरा इसका जो वजह होती है वो ये होती है कि अगर पोस्ट डिवोर्स कोई औलाद पैदा हो जाए तो उसकी वल्दियत के बारे में कोई शकुक व शुबहात न रहे। क्या कोई औलाद पैदा हुई है? जो हमारे इल्म में है इस केस में तो नहीं हुई। तो इस चीज़ को अदालत कैसे देखेगी आने वाले वक्त में? आला अदलिया क्या फैसला करती है वो मैं देखना चाहूँगा। जो रिटन लॉ एट प्रेजेंट हमारे पास मौजूद है, मोहम्मदन लॉ, उसका पैराग्राफ 253 के अंदर बड़ा क्लियरली इस चीज़ को डिस्टिंग्विश किया गया है कि इर्रेगुलर मैरिज और वॉइड मैरिज में क्या फ़र्क है। वॉइड मैरिज वो तस्वुर की जाएगी मोहम्मदन लॉ के अंडर, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और बाकी तमाम जो है सूबों की अदलिया और सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों में अपहोल्ड कर चुकी है। वो ये है कि वो ऐसी शादी जो सिरे से हो ही नहीं सकती थी, फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे रिश्तों के दरमियान शादी कर ली जाए जिसकी इजाजत ही नहीं दी गई, तो वो तो शादी वॉइड करार दी जाएगी। और कोई ऐसी शादी जो वैसे तो हो सकती थी लेकिन किसी बिना पर उसको मुकम्मल तस्वुर नहीं किया जा सकता, जैसे कि गवाह कम है या इद्दत हो गया। इद्दत के बारे में मोहम्मदन लॉ में क्लियरली लिखा गया है कि इसके दौरान जो शादी की जाएगी वो इर्रेगुलर तस्वुर की जाएगी, इनवैलिड तस्वुर नहीं की जाएगी। ये बात तो मोहम्मदन लॉ की हो गई और इसको इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट 2020 में अपहोल्ड भी कर चुकी है अपने एक फैसले में।
साथ ही साथ शरीयत कोर्ट के भी फैसले मौजूद हैं जहां पे लिखा गया है कि इद्दत के ख़त्म होने के बाद, ये बॉटल नेक ख़त्म होने के बाद वो मैरिज रेगुलर तस्वुर की जाएगी, उसको वॉइड या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। मैं देखना चाहूँगा कि इसमें अदालत क्या फैसला लेती है। ठीक है जी एहतशाम साहब, सारी सिचुएशन को जो आज सारा हमने तमाशा भी देखा और उसके बाद जो रिएक्शन भी आते रहे, फिर रऊफ़ हसन साहब ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये अभी चाहते हैं कि बानी पीटीआई जेल में रहें, उनको मज़ीद कुछ दिन, और फिर उसके बाद हमने लतीफ़ खोसा साहब का भी बयान देखा, वो भी ये बात कर रहे हैं कि पहले छुट्टी जो दी गई यौम तकबीर के हवाले से वो भी एक मुतनाज़ थी क्योंकि एक केस था बानी पीटीआई का। आज के दिन भी उन्होंने कहा जी प्री प्लान था, तमाशा किया गया है। देखिए हम ना बुनियादी तौर पे तो मेरा ख्याल है जो आज अदालत के अंदर हुआ बाहर हुआ, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ये तो ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस अंदाज से ज़ुबान इस्तेमाल की गई मानेका साहब की तरफ से, मैं तो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता, वो गालियाँ ही थी। और गाली देने के बारे में तो मुझे इतना पता है कि पत्थर के ज़माने में भी बुरा समझा जाता था गाली देना। उन्होंने अपना गुस्सा निकाला, जो बातें की। बात यह है कि अगर लॉ पॉइंट से आप बात करें कि जी वो जिस तरह कहते हैं जी मैंने 14 अप्रैल को तलाक दे दी थी, ये कर दिया था, मेरे घर आते थे जाते थे, चले वो भी अब क्योंकि पब्लिक लाइफ में जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में लोग बात कर सकते हैं। अब बुनियादी सवाल इस वक्त ये है कि मुफ्ती सही साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उन्होंने 2 निकाह पढ़ाए, उनकी जो हम देखते हैं बयानात उनके देखते हैं कि मुझे कुछ गलत बताया गया था कि अभी इद्दत पूरी नहीं हुई थी, मुझसे पहला निकाह कराया गया, फिर दूसरा निकाह 1 महीने के बाद मैंने जाके किया। अब उनकी बात देखें तो मामला कुछ और है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो वकला अपने उलमा की बातें इस हवाले से आई हैं, बहुत से हवालों से उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसा इशू नहीं है, ख़ास तौर पे एज फैक्टर होता है, जिस तरह हम आज जिक्र कर रहे हैं कि जब वो कंसीव करने का मामला उससे आगे चला जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें वैलिड नहीं रहती। लेकिन आमना जो अब बाहर हुआ है, जो अंदर हुआ, अंदर तो चलें ठीक है, गाली गलोच, बाहर जो आपने देखा वो पुलिस गर्दी तो थी, वकला गर्दी आप जिस तरह देखते हैं अरसे से हो रही है, अब तो माजरत के साथ वो क्या कहते हैं शीमेल गर्दी भी शुरू हो गई है। तो अब ये तो अब एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि वकला ने हर जगह पे कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा सख्त स्टैंड लिया था तो मौलाना ने माफ़ी मंगवाई, उनसे ये किया। फिर आपने देखा लाहौर का वाक़या, वहाँ पे 3-4 लोग जिनकी डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में, वो फिर केस अदालत ने हशा भी कर दिया था पुराने चीफ जस्टिस जो हमारे खोसा साहब हैं, नहीं उनके बाद जो आए थे अभी जो रिटायर हुए बंदियाल साहब। तो सवाल ये है कि जी ये ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? अगर इसकी आप पॉलिटिकल वजह देखें तो अपैरेंटली लगता है कि जो मामला इतना ख़राब हो गया, ये लगता है मुझे कि इतना अब्रप्ट हुआ। मुझे नहीं लगता हमना ज़ाती तौर पे, अगर कोर्ट की जिस तरह मेरी बात हुई है, मैं तो नहीं गया, हमारा जो रिपोर्टर है उससे मैंने सारी बात समझी है। एक तो ये कि वो लग नहीं रहा था कि माहौल ऐसा होगा कि वो आके आज उन्होंने फ़ैसला देना था, फ़ैसला नहीं दिया। वो जो आके कहते हैं सीन क्रिएट किया मानेका साहब ने, बल्कि उनका जो वकील है उनको बोलने नहीं दिया, उसको धक्का दे के पीछे किया गिल साहब को कि मैं खुद बात करूंगा। वो सुना, वो नाराज़ को चले गए किसी और जगह पे। ये क्या सोच के आए थे, क्या करना था? और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो भी जो खावर क्या कहते हैं जो जज हैं, उनको भी नहीं समझ आ रही थी कि मैं इसके बाद मैं क्या करूँ, शायद वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन नथिंग कैन बी सेड, इज़हार कर दिया ना अदम एतमाद। अच्छा अब देखें ना, बात तो यही अदम एतमाद, तो फिर अब ना वही बात आती है ना, मैं और हमाद अभी बात कर रहे थे, हर उस केस में वकील की बात जो सुनी जाती है और उसके बाद जो फैसला आता है अदालत की तरफ से, एक के हक़ में आता है, के खिलाफ होता है, वो तो नहीं है। अब सवाल ये है कि जी क्या जो सियासी सवाल है, कहा जा रहा है कि 2 ही केस रह गए, एक साइफर रह गया और इद्दत वाला। माजरत के साथ लाइटर नोट पे लोग कहते हैं उनके मुखालफिन के ना इद्दत पूरी की ना मुद्दत पूरी की, वो एक अलग चैप्टर है। सवाल ये है कि जी इस स्टेज पे क्या इसको लंबा करने की ज़रूरत थी? अब नेचुरली जब उन्होंने कह दिया है, हाई कोर्ट को लिख दिया है कि जी अब आप नए सिरे से अब बंदा लेके आएँ, जज मुकर्रर करें, नए सिरे ट्रायल होगा, अभी छुट्टियाँ होने वाली हैं अदालतों की, 3 महीने की छुट्टियाँ हो जाएंगी, मामला वैसे लटक जाएगा। तो मेरा ख्याल है बैड टेस्ट अच्छी बात नहीं है, ये इसको नहीं होना चाहिए था। गाली गलोच और पुलिस ये वकला की मार-धार है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और फिर ये अगेन बेशक उनके मुखालिफिन कहते हैं, लेकिन ये जुमला भी मैं चाहूँगी कि हम हज़फ करें क्योंकि ये भी बड़ा नामुनासिब जुमला है। आप किसी की पर्सनल लाइफ पे जिस तरह से ये जुमले किए जाते हैं मुखालिफिन की जानिब से, इसमें बड़ा छोटापन का इजहार करते हैं। लगारी साहब ये सारे केस को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या हम भी छोटेपन का इजहार करें? नहीं वो मैं जुमले हवाले से कह रही थी कि जो उन्होंने रिपोर्ट किया उनको मुखालिफिन कहते हैं। जो कुछ भी हुआ वो अफसोसनाक था। और देखें, इद्दत की तो एक शरई मुद्दत मौजूद है ना, कि अगर खातून हामला है तो उसकी एक मुद्दत है, और अगर हामला नहीं है तो उसकी एक और मुद्दत है, और उसके अंदर जो है वो शायद, जहाँ तक मेरे इल्म में है कि उस दौरान में उसका निकाह नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मेरिट मैं नहीं तय करूँगा, ना
जो है इसका हमाद तय करेंगे, ना एहसाम साहब तय करेंगे, ना ज़ाहिर शाह साहब तय करेंगे। ये बहरहाल कोर्ट ने तय करना है कि वो क्या है, और या कि शरीयत की जो नस्स सरी है उससे पता चलेगा कि शरीयत के इसके बारे में क्या फरमान है। हम एक आम, मैं तो बज़ाते खुद बहुत ही एक आम सा आदमी हूँ, मुझे इस तरह कमेंट करना है, लेकिन जो कुछ कोर्ट में हुआ है वो अफसोसनाक है, और जिस तरह की गालम गलोच हुई वो अफसोसनाक है, जिस तरह की मारपीट हुई वो भी अफसोसनाक है। मुझे नहीं मालूम है, अभी तक मैं नहीं जान पाया हूँ कि क्या ज़ुबान थी खावर मानिका की, और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल की होगी, इसलिए कि वो कभी आईना तो देखते होंगे ना, कभी अपनी सूरत को वो आईने में या पानी में या किसी भी जगह पर देखते होंगे ना, उन्हें पता तो होगा ना जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उनसे हुआ है। और फिर ये कि इसके बाद कौन सा ऐसा मामला हो गया था कि जब आप हाथ में हाथ देकर आप कभी जो है सऊदी अरब में जा रहे थे, और यही पॉइंट है। जी लगा था जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कुछ अदालत के अंदर हुआ और जो कुछ अदालत के बाहर हुआ, उसको नाम दिया है शाम साहब ने वकला गर्दी। मैं समझता हूँ कि अब इसकी इनफ इज़ इनफ। कभी भी इस तरह से किसी दूसरे सेगमेंट ने नहीं किया है। आप ये नहीं है कि आप वकील हैं, आप इंसाफ दिलाने के लिए अपना काम करते हैं। आप ख़ुद जो है हथियार लेकर ख़ुद नहीं आ सकते हैं कि जनाब दलील की जगह पर आप डंडे का, थप्पड़ का और लाठी का इस्तेमाल करें। ये वकला नहीं कर सकते। अगर वकला ये करते हैं तो फिर इंसाफ का इंतकाल हो जाएगा, फिर इंसाफ फौत हो जाएगा। और ये हुआ है। मैं उस वक्त को याद करता हूँ जब शेर अफगान न्याजी को वकला उनकी पिटाई कर रहे थे, और मैं उनका शदीद मुखालिफ था शेर अफगान न्याजी का। अच्छा। और लेकिन जिस तरह से उनकी पिटाई वकला कर रहे थे, मेरा दिल लरज रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा, मैंने अपने आप को उस दिन बेबस पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि मैं इस शख्स की मुखालफत करता रहा हूँ, और मुखालफत मैंने फिर भी की थी। उनका मौक़िफ़ ठीक नहीं था, मेरे नज़दीक उनका मौक़िफ़ ठीक नहीं था। जहाँ वो खड़े थे गलत खड़े हुए थे। लेकिन किसी को भी यह हक़ नहीं है कि किसी भी शख्स को जाकर तशद्दुद का निशाना बने, और वकला ने तो जाकर उसको बेदर्दी से निशाना बनाया था। और यही भाई खावर मानिका से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं डंडा उठाऊँ और शुरू हो जाऊँ कि ये मैंने उनकी पिटाई कर। दोनों रवैये काबिल मजम्मत है, वो चाहे गालम गलोच का और या फिर आप जिस तरह से बोतलें उछाली गई या मार पिटाई की गई, ये दोनों रवैये हमारे सामने मौजूद है। शाह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस केस को भी, और जो कहा जा रहा है कि जी सारा प्रेशर क्रिएट करने के लिए सारा एक माहौल बनाया गया और उसके बाद जो रिएक्शन आया? देखिए, मेरे ख्याल में मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करूँगा जो लगारी साहब ने कहा और जो हमाद ने कहा कि मारपीट और गाली गलोच वो दुनिया के किसी महज़ब माशरे में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं, और चाहे जिसके साथ भी होगी, चाहे वो मानिका साहब थे या इससे पहले जितने भी। मैंने भी यही कहा था, मैंने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया आपने, कुछ सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल आपका नाम ले रहा हूँ, वो आपका नाम मैं किसी को दूसरे सपोर्ट में लेना चाह रहा हूँ, नाम ना लेके मुझे लगा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनको। बहरहाल देखिए, एक तो चीज़ है कि जब आप, मुझे समझ नहीं पड़ती कि जज क्यों डर गए। सवाल तो ये है ना, अगर जिस मुल्क के अंदर जजेस लोगों के अदालत, अगर ये ड्रामा था या उनकी चीखों पुकार थी तो उनके वकील भी थे और चीज़ें भी थी, और ये केस इस हद तक आया कि दलाइल सुने गए थे और आज केस का फैसला होना था। तो मानिका साहब को इससे पहले याद नहीं आया था कि कंप्रोमाइज़ हो रहा है, और जब उन्होंने अदालत के अंदर जो भी रिमार्क्स दिए तो जज साहब क्यों प्रेशराइज हो गए। जब आपके जजेस कंप्रोमाइज़ करेंगे, घबराएंगे लोगों के ड्रामों पे, लोगों के गुस्सों पे, लोगों के प्रोटेस्ट में, तो फिर तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है कि मॉब जस्टिस होगा। अगर आप मुझे इंसाफ नहीं दे रहे तो मैं कहाँ जाऊँगा। एक ज़माने में आपके जो है हमारे यहाँ कबायली इलाकों और जो रूरल एरिया थे उसके अंदर अदालतें ऊपर लगती थीं, और जिसके साथ जुल्म होता था 15 मिनट के अंदर उसके साथ इंसाफ हो जाता था। अब कमाल की बात यह है कि जब आपने केस सुन लिया, सारी चीज़ें हो गई और डिसीजन पे बात आई, तो उस वक्त कौन सा ऐसी कंट्रोवर्सी, उसके लिए आप एक दरख्वास्त दे देते कि जनाब मुझे जज साहब पे एतराज़ है, जैसे हमाद मेरे साथ शायद इत्तेफाक करेंगे। दूसरा, इद्दत के कॉन्सेप्ट के हवाले से जो बात की, जाहिर बात है कि आप तो या पेरेंटल माँ बाप की जो है ना वो पेरेंटशिप को डिटेक्ट करने के लिए आप, जाहिर बात है कि इद्दत का जो पीरियड है। और दूसरा एक सवाल और है, मैं हमाद से शायद एक राय लेना चाहूँगा कि इद्दत के लिए औरत की एज का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप 50 साल से या 60 साल से ज़ायद खातून है,
क्या आप उस पे ये हम डिस्कस कर सकते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन एनी सेंस अगर जो एक मेडिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या उनको जरूरत थी उस सिलसिले वही माहवारी का जो आपका प्रोसेस है एग्जैक्टली जिस हवाले से बात भी होती रही, जो इर्रेगुलरिटी का इशू है, अगर निकाह इर्रेगुलर था तो जाहिर बात है मुफ्ती साहब ने बाद में उसको रेगुलराइज करा दिया। एक होती है इर्रेगुलरिटी, एक होती है इलीगैलिटी। अब जाहिर बात है कि जब मानिका साहब और उनके बच्चों के आपने बाद में देखा, उनकी बच्चियों की वीडियोस देखी जो उन्होंने अपनी वालदा के हक में दी, देखिए मैं तो डर रहा था कि एहतशाम साहब ऐसा ना कहें कि ये भी बानी पीटीआई के कहने पे जो है मानिका साहब को मारा है। मुझे ये वैसे डर लग रहा था, लेकिन शुक्र है कि एहतशाम साहब ने बात की नहीं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो अफसोस की बात है। आप ऐसा नहीं कभी भी एहतशाम साहब कैसे सोच लिया आपने। आखिरी चीज सर, मैं वैसे अजराए लाइटर नोट बात की है। ये लाइटर नोट था, लाइटर नोट था सर। मैं इसमें कोई ऐसी देखो ये सर ये आग लगाने वाला लाइटर था। देखो ये जिसको कहते हैं लगाई साहब कुछ सुन मार भी गया था, मुकर भी गया है। आप मेरे सर मोहतरम में बड़े, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जुल्म और ज्यादती चाहे वो किसी भी इंसान के साथ हो, बेइज्जती जिस इंसान की भी हो, तजलील जिस इंसान की भी हो, मेरे ख्याल में ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदालतों को अब ज़रा सा अपना एक रोल दिखाना होगा। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि कल मैं जाके वहाँ ड्रामा शुरू कर दूँ, बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दूँ, जज साहब कहेंगे मैंने फैसला नहीं करना। डिसीजन होना चाहिए था, ठीक था, गलत था, जिसके हक में भी आता। जाहिर बात है कि जो हारने वाला होता है वो रोएगा, जीतने वाला होता है वो खुशी मनाएगा। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अदालतों के बाद एक अच्छा मौका था। मैं नहीं समझता कि इस मौके पे ये एग्जैक्टली और इससे पहले भी आई रिमेंबर कि जब बानी पीटीआई की जानिब से भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके ऊपर आमिर फारूक के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया, लेकिन स्टिल वो केसेस सुनते भी रहे और मामला देखते भी रहे हम लोग। अब इस केस में यही कहा जा रहा है कि 2 केसेस रह गए हैं, साइफर और इद्दत में निकाह केस, इस वजह से वो अंदर में है, ज़ेर हिरासत है और इसलिए ये आज के जो केस के हवाले से कहा जा रहा है मुतनाज़ हो गया ये मामला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामला पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वैसे तो जजेस की अक्सरियत मुल्की खुशहाली पर मुत्तफिक है, पर चंद काली भेड़ें बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर बाज़िद हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किसी तरह बानी पीटीआई की ज़मानत हो जाए। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल हमारे सामने ये है कि अगर कुछ मुखालफत भी हो तो क्या मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को जजेस के हवाले से इस तरह का बयान देना मुनासिब है? ये मैं आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब। देखिए हम ना बुनियादी तौर पे तो ये जो बात की गई है मेरे हिसाब से तो नई बात बनती। प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बात कतई तौर पे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने बज़ाहिर तो सिंगल आउट किया कि जी चंद जजेस हैं ऐसा काम कर रहे हैं। भी चंद जजेस हैं तो आप रेफरेंस बनाए ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजें कि ये लोग गलत हैं, वन साइडेड फैसले कर रहे हैं, कंडक्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें। लेकिन मेरा ख्याल है टोटली अनकॉल्ड फॉर है स्टेज पे। और दूसरा ये है कि जजों को मज़ीद आप नाराज़ करना चाहते हैं। मिसिंग पर्सन के हवाले से उनका एक नुक्ता नज़र है जजेस का, वो एक अपनी लाइन ले रहे हैं जो भी कह रहे हैं। अब हो सकता है कि कुछ उन्हें भी गुस्सा किसी बात पे हो। दूसरी तरफ से हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक कन्फ्रंटेशन का माहौल बना हुआ है, हुकूमत वहाँ कहाँ खड़ा रहना चाहती है, किस साइड पे जाना चाहती है। उनके भाई साहब कुछ और तरफ जाना चाहते हैं। कल आपने भी देखा थोड़ा बहुत उन्होंने गुस्सा निकाला भी, लेकिन शहबाज साहब तो टोटली वही बात करेगी जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी। लेकिन सवाल ये कि स्टेज पे आपको ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए ना, आप अपने तरीके से एक सिग्नलिंग कहते हैं ना, पोस्टरिंग मैसेजिंग करना, वो आप कर सकते थे, बता भी सकते थे। अब तो वो गॉन अदर डेज जब होता था कि जी कोई मिक्स नहीं होते थे, मुलाकातें जजों और गवर्नमेंट के दरमियान नहीं होती। तब तो आए दिन मुलाकातें भी होती हैं, खाने भी इकट्ठे खाए जाते हैं, शादी ब्याह में भी एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं, तो उनका इंटरेक्शन बड़ा लोगों के साथ आम होता है। तो मेरा ख्याल है शहबाज साहब, अब सवाल है कि स्टेज पे क्या खुद कहा उन्होंने, या वो समझते हैं कि किसी ने उनको कहा कि सख्त बयान दें, या वो वाकई उनको लग रहा है। देखिए ना, अब जगह आप मेरिट की बात करते हैं, हम भी रात दिन बात करते हैं कि जी अगर केसेस का फैसला मेरिट पे होता है और जजेस आज़ाद अपना ये काम कर रहे हैं तो उनको करने की इजाज़त है। और दूसरी बात है कि आपको पसंद नहीं आता कोई फैसला तो आप क्रिटिसाइज़ करें, डोंट ब्रिंग दम इनटू डिसरिस्प्यूट, ये ना करें जिसको कहते हैं बिलो द बेल्ट, वो ना करें। लोगों को जिस अंदाज से हम देखते हैं एक तरह की रविश बन गई है
कि लोगों को बदनाम करने वाली बात होती है, वो रवैया नहीं होने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनका जो बयान जो है ये कोई इतना अच्छा है, और उनकी पार्टी में इस हवाले से डेफिनेटली बात हो रही होगी कि ये इन्होंने क्या किया। जी शाह साहब, ये मुस्लिम लीग नून की के हवाले से पहले भी इनकी एक साख रही है कि जी जजेस से या अदलिया से जब इनकी मुखालफत या इख्तलाफात रहे हैं किसी केसेस को लेकर, तो इनकी जानिब से एक मुहिम शुरू कर दी जाती है, वो चाहे न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से हो, अभी हमने रिसेंटली भी देखे हैं ये वाले मामलात। तो ये तो मुहर सब्त कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, ख़ास तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वहाँ पे इस तरह की बात करना, तो ये तो अगेन वही आ जाता है कि आप अपनी साख को, जो उनकी साख है, उस पर एक मुहर सब्त करने वाली बात है। देखिए, मेरे ख्याल में जैसे शाम साहब ने कहा कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आखिर ये बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, वाकई वो किसी प्रेशर के तहत कर रहे हैं, मजबूरी के तहत कर रहे हैं, या पॉलिसी के तहत कर रहे हैं। एक नुकता तो ये हुआ। दूसरा, जो मेरी राय के मुताबिक अगर PMLN की लीडरशिप किसी फैसले के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है और या वो समझते हैं कि वाकई उनके कायद के साथ ज्यादती हुई थी, तो चले उसके ऊपर तो हम कह सकते हैं कि जनाब बकौल उनके शायद उनके साबिक जो वज़ीर आज़म थे उनके साथ ज्यादती हुई पार्टी के सरबराह के साथ। लेकिन अब कौन से ऐसे डिसीजंस के ऊपर जो है वो खदशा है जनाब वज़ीर आज़म साहब को कि वो खदशे का इज़हार पहले ही प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो मतलब है कि नहीं करना चाहिए था उनको। दूसरा, मेरे ख्याल में शायद वो आज के फैसले के तनाजुर में तो बात नहीं कर रहे, शायद जज साहब को उन्होंने थोड़ा सा डरा दिया हो। मानिका साहब से डरे या न डरे, हो सकता है जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो जज साहब ने सोचा हो कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब भी नाराज़ हो जाए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, अगर आप मुल्क के अंदर तमाम जो इदारों के अपने अपने दायरे कार के अंदर चलने और चलाने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में एक मुल्क का सरबराह या मुल्क का जो हाकिम है, अगर वो काजी वक्त की काजियों से जो है वो मुतनफ़र है या उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, मैं चीफ काजी की बात नहीं करता, ये काजी फायद ईसा साहब की, बाकी ओवरऑल काजियों की बात करता हूँ। मतलब हो सकता है काजी आज़म से वो जो है बिल्कुल भी पूरी तरह मुतमईन है, लेकिन बाकियों से मुतमईन नहीं है। तो उसके लिए जैसे शाह साहब ने कहा कि भाई आप रेफरेंस दायर करें, फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाएं, चीज़ें देखें, और क्या आप वज़ीर आज़म ये लाइन देगा कि जनाब किस जज ने क्या फ़ैसला कर रहे थे, या तो फिर शाम को बुला के उन्हें बता दें कि आपने सुबह ये फ़ैसला करना है क्योंकि मैं हाकिम वक्त हूँ, मेरी मर्ज़ी है। तो मेरे ख्याल में बड़ा गलत किस्म का तासुर गया, और ये शायद बीइंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी पोजीशन को अंडरमाइन किया, अपनी हुकूमत की पोजीशन को मज़ीद कमज़ोर किया है। और थोड़ा सा मेरा ख्याल है शाह साहब थोड़ा सा शायद उनको आमना गुस्सा भी होगा, क्योंकि अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये शायर फराद की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाएंगे, इंटीरियर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी हम बुलाएंगे। यहाँ पे आकर जवाबदेही होगी तो शायद वो उस बात पे गुस्सा हो। अगर वाकई बुलाना कानून के मुताबिक उन्हें अमाद बताएंगे कि क्या मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा सकता है या वो उसको एग्जाम्पशन हासिल है, या मुल्क के सदर को भी बुलाया जा सकता है। मैं तो ये समझता हूँ, देखें, अगर आप सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो अब आपको ये चीज़ें और ये चोंचले और ये तमाम चीज़ें बंद करनी होगी, क्योंकि ठीक है कि अगर इस मुल्क के अंदर वाकई एक अशराफिया का निज़ाम चल रहा है जिसमें आप कानून बनाते हैं सिर्फ गरीबों को कोर्स करने के लिए, गरीबों को मजीद दबाने के लिए। लगारी साहब, एक हम पहले देख रहे हैं कि अदलिया की जानिब से जो एक मामला ऑलरेडी एक सबसे अदालत उज़्मा, सबसे बड़ी अदालत में ज़ेर बहस है, और सब जुडिस से ये मामला, और वो यही था जी, एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव, अदलिया के ऊपर जो दबाव आ रहा है उस हवाले से था। फिर वज़ीर आज़म का एक ऐसे वक्त में जब ये मामला सब जुडिस है, ये बयान आना, ये कितना एक तो लाइक आप इसको क्या समझ रहे हैं? वज़ीर आज़म ने कि इस बयान ने उन लोगों को कमज़ोर किया है जिनका ये मौक़िफ़ है कि अदलिया को आज़ादाना फ़ैसले करने चाहिए, को पोजीशन अख्तियार नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों का ये मौक़िफ़ है कि अदलिया को आज़ादाना फ़ैसले करने चाहिए। अगर वज़ीर आज़म के पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है कि मशवरे हुए हैं, और मशवरे इसलिए हुए हैं कि जनाब अपना साबिक़ वज़ीर आज़म को बानी PTI को रिहा कैसे किया जाए, तो फिर मेरे ख़्याल में कि उन्हें इस बयान पर इत्तफ़ाक़ करने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाना चाहिए कि जनाब देखिए ये मशवरे हुए हैं, अब आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर आप इल्ज़ाम लगा कर ये कहते हैं तो फिर मेरे ख़्याल में आपने नामुनासिब बात की है। वज़ीर आज़म का ये मनसब नहीं है। जिस तरह से हमारा पहले भी मौक़िफ़ रहा है कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मामलात में इस तरह नहीं जाना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था कि हम काबीना को बुला लें। वज़ीर आज़म को बुला सकते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं बुला सकते, गवर्नर को नहीं बुला सकते, लेकिन वज़ीर आज़म को बुला सकते हैं, और काबीना के किस अरकान को भी बुला सकते हैं। काबीना को बहैसियत मजमूई
नहीं बुला सकते हैं। वो हुकूमत है, वो एक पूरे का पूरा इदारा है, वो पूरे का पूरा भाई साहब बुला के खड़े खड़े नायल भी कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ हमने एक मिसाल कायम की हुई है 2009 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए चीफ जस्टिस को बहाल करने की। तो जब हम एक मिसाल पर मौजूद हैं और इसको अभी तक किसी ने नॉन वैलिड नहीं करार दिया है, इसके वैलिडेशन के खिलाफ कोई कानून या कोई अदालती फैसला नहीं आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हथियार मौजूद है। पहले तो उसके बारे में भी तय होना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि अदलिया के बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए और अदलिया को ये नहीं कहना चाहिए कि क्या हम पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दें या हम काबीना को बुला लें। दोनों साइड्स को लाइन, तो ये इस तरह नहीं, लाइन क्रॉस नहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी इस हवाले से। जी हमाद। जी मैं पहले तो नहीं बोला इसलिए क्योंकि मैं किसी और का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। पिछले सेगमेंट में शाह साहब ने भी एक सवाल पूछा, उसका भी जवाब दूंगा और 2 लाइनें मुख्तसरन और बोलूंगा इस बात पे आने से पहले। पहली बात उन्होंने कहा कि 90 डे का पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये मैन कैलकुलेटेड पीरियड है, ये कोई गॉड गिवन पीरियड नहीं है। इसके बारे में कुरान पाक में जो कहा गया है वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की बात की गई है कि जब वो कंप्लीट हो जाएं तो इद्दत पीरियड ख़त्म हो जाता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 3 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। तो अगर इस चीज़ को सामने रखा जाए तो 39 डेज़ के अंदर इद्दत पीरियड ख़त्म हो सकता है। ये एक बात हो गई जो मैं सर के जवाब में कहना चाह रहा था। दूसरा वकलागर्दी के ऊपर बात की जा रही थी। तो एक तो आधी खबर थी ये कि वकीलों ने मारा, एक वकील ने मारा और 8 वकीलों ने बचाया। उसके बारे में मेरे ख्याल में शायद किसी ने रोशनी नहीं डाली। हमारे वकीलों से भी ऐसी गलतियां होती हैं, डॉक्टर भी होती हैं। सर मैं अगर सर एक सेकंड में अगर कंप्लीट कर लूं, नर्सेज से भी होती हैं, सहाफ़ी भी उतने ही हमारे महज़ब है जितना हमारा बाकी पूरा माशरा महज़ब है। हमारे यहाँ खातून को हम देखते हैं कि वो पुलिस के ऊपर से गाड़ी चला देती है और ऐसा एक नहीं कई वीडियोज आती हैं जब उनको रोका जाता है। तो क्या हम खातून गर्दी कहना शुरू कर दें? किसी इनफरादी वाक्य के ऊपर हमें जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। ये तो मेरा सर नुक्ता नजर हो गया। क्लियर कर दे, कंप्लीट कर लूं। 9 ने मारा था, 1 ने बचाया, 1 ने मारा था, 9 ने बचाया। नहीं 9 ने बचाया, 1 ने मारा और 4 सियासतदानों ने कॉन्फ्रेंस किया और कहा और 1 ने भी उसमें से मुजम्मत नहीं की। सर तो ये देखना चाहिए, हमें बैलेंस थोड़ा सा व्यू लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर अब इस इशू पे आ जाएं हम, जो आपका सवाल है उसके बारे में मेरी अर्ज ये है कि आपका जो सवाल था मैं भूल गया हूं। वैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो काली भेड़ों वाला एक ये स्टेटमेंट, जी बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट है। बड़े सख्त अल्फाज हैं। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए, हर ओहदे को चाहिए, हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को चाहिए कि अपने अल्फाज के बारे में वो जवाबदेह होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वो गौर व फिक्र करके अल्फाज इस्तेमाल करे। अब इन्होंने जो ये खबर दी है कि कुछ काली भेड़ें हैं, तो उनसे मज़ीद सवाल पूछने चाहिए कि अगर आपके इल्म में है, क्या आपके इल्म में है कि वो कौन है और वो किसको मशवरे दे रहे हैं और क्या वो गैर कानूनी मशवरे दे रहे हैं। और अगर वो गैर कानूनी मशवरे दे रहे हैं तो जैसे सर ने फरमाया पहले कि आपने कोई कानूनी चाराजोई क्यों नहीं कर रहे उसके बारे में। आप सिर्फ बयानात देना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ बयानात देना चाहते हैं तो आप बेहतर है वज़ीर आज़म के मनसब से उतर आइए और कमरे में बैठकर एक कैमरे वाला मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल स्टैंड की तो आपको ज़रूरत नहीं होगी, तारड़ साहब की आप ड्यूटी लगा दीजिएगा, वो आपकी वीडियो बना लेंगे। आप बयानात जारी करते रहें, व्लॉगर बन जाएं आप। अगर इसी तरीके से ये बयान जो है बेसिकली इसको मैं देखता हूँ कि ये एक्सटेंशन है उस बात की जो कल नवाज शरीफ साहब ने कही। उन्होंने बारहा कहा कि मेरे खिलाफ अदलिया में जो ऑर्डर आया मुझे साजिश के तहत निकाला गया। अगर ये साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अदलिया के बारे में कंटेम्प्ट नहीं है तो क्या कंटेम्प्ट होगी? मैं देखना चाहूँगा कि अदालत इसको कंटेम्प्ट क्यों नहीं समझती और एक इन्फ्लुएंसर के, एक जर्नलिस्ट के कमेंट के ऊपर वो सब्जुडिस मैटर्स पे इन्फ्लुएंस भी अपने आप को समझ पाती है और दूसरी तरफ ऐसे बयानात को जाने देती है। तो ये भी एक इम्बैलेंस है, इसके बारे में हमें सामने रखना चाहिए इन चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मामले में जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि ICJ का फैसला, उसके बाद रफ़ा में क्या सूरत हाल बनी हुई है। वेलकम बैक। गुज़श्ता जुमे को आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को हुक्म दिया कि फिलफौर रफ़ा पर हमले रोक दे, लेकिन हमेशा की तरह इसराइल ने आलमी अदालत का हर हुक्म हवा में उड़ा दिया। रफ़ा में खैमों में रहने वाले बेघर लोगों पर बमबारी की गई, बेगुनाह मर्दों, औरतों और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इसराइल के इस वहशियाना इक़दाम पर कई ममालिक और आलमी तंजीमों ने शदीद मजम्मत की है, जबकि हम ये भी देख रहे हैं दूसरी जानिब कि स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम भी कर लिया है। लेकिन मजम्मतें, करारदादें, अहकामात उस वक्त तक लाहासिल हैं जब तक मजलूम फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता।
इसराइल की सफाकियत का ख़ात्मा नहीं होता और ये मामला थमता नहीं है, तब तक हम ये सिचुएशन यही इस तरह से ही देख रहे हैं। लगारी साहब, बड़ी अफसोसनाक जिस पे इंसान शर्मा जाए, अब तो वर्ड्स कम पड़ जाते हैं जब हम देखते हैं जले हुए खैमों, और उसमें जो मैंने बिहेडेड बच्चे भी देखे जिनके सर नहीं थे, धड़ से अलग थे और वो जले हुए जिस्म थे। ये किस किस्म की खामोशी है जो अभी तक हम देख रहे हैं? ICJ का फैसला भी आया, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही, और अब तो मामला जो कहते हैं ना पानी सर से कोसों दूर चला गया है, बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन मामला थम नहीं रहा। बात यह है कि अमरीकी महकमा खारजा ये कहता है कि रफ़ा पर हमले जो हो रहे हैं, ये बाइडन की तरफ से जो इसराइल को वार्निंग दी गई थी, ये उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है। गोया ये जो इंसान जले हैं, ये जो मैसेकर हुआ है, ये जो जिनोसाइड हो रहा है, ये उस वार्निंग की खिलाफ वर्जी नहीं है। इस पर अमरीकी महकमा खारजा की एक अफसर ने आज ही रिज़ाइन किया है, उससे पहले 4 और रिज़ाइन कर चुके हैं। ओके। स्टेसी गिलबर्ट ने आज इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने बिल्कुल इसी बात पर किया है कि आप कहते हैं कि इसराइल जो है वो वाइट हाउस के तर्जुमान का ये बयान कि इसराइल ने खिलाफ वर्जी नहीं की है उस वार्निंग की, तो उन्होंने कहा ये क्या है, इस बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इससे पहले जो हैं वो महकमा खारजा के एक और अफसर जोश पाल इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इससे पहले एक हाल हरीज जो हैं उनने इस्तीफ़ा दिया है, जो अमरीकी महकमा खारजा में सियासी और इंसानी हकूक़ के मामलात के अफसर। इससे पहले अनिल शेलिन ने इस्तीफ़ा दिया, वो भी इंसानी हकूक़ के मामलात पर वज़ारत खारजा में ही एक डेस्क पर मौजूद थे। तारिक अब्बास ने इस्तीफ़ा दिया, ये महकमा तालीम में अफसर थे। मैं ये कहता हूँ कि अमरीका में मौजूद वज़ारत खारजा में मौजूद लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाइट हाउस को नज़र नहीं आ रहा, ये सदर बाइडन को नज़र नहीं आ रहा, ये उस आलमी ज़मीर को नज़र नहीं आ रहा है जो अपने आप को आलमी आज़ाद दुनिया का ज़मीर कहता है। अगर आज़ाद दुनिया यही है जिस तरह का अंदाज अख्तियार किया गया है अमरीका और बिलखसूस बरतानिया की तरफ से, तो फिर हमें नहीं मालूम है कि इंसान क्या होता है और इंसान का ज़मीर क्या होता है। बड़ी बेरहमी से फ़लस्तीन के अवाम के ख़िलाफ़ बेरहमाना इक़दाम किए जा रहे हैं, और ये जो मैसेकर हो रहा है किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और मैं एक बात आखिर में ये कहता हूँ कि अमेरिका एक इर्रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर साबित हुआ है। पिछले 75 साल में इसने जो चौधराहट कायम की है वो मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार सुपर पावर के तौर पर। शाह साहब, ये जिस तरह से अभी लगारी साहब ने एंड किया कि जी अमेरिका की जानिब से जो गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आ रहा है, इसके रेपरकशंस क्या होंगे? हमने तो दुनिया में जहन्नुम देख ली है, ये जो इमेजेस हमारे सामने आ रहे हैं बिल्कुल ये देखे नहीं जा रहे। देखिए आमना, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि अब दुनिया चेंज होगी। और वो जैसे कहा जाता है ना कि मुसलमानों के हवाले से कि जब मुसलमान कौम नाफरमानी करनी शुरू कर देगी तो अल्लाह पाक उनकी जगह औरों को ले आएगा। और आप देख रहे हैं कि वो लोग जो शायद मज़हब से दूर थे वो इन निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े हो गए। और आप देख रहे हैं कि गैर मुस्लिम दुनिया जिस तरीके से इंसानियत के नाम पे जो है वो खड़ी हुई है। और आप कन्वर्जन रेट देखें, हम तो ये समझते रहे हैं कि पता नहीं अमेरिका के अंदर कैसे मुसलमान काबिज। और आप देखेंगे कि देखिए जब कोई बीमारी पैदा होती है या कोई जरासीम जिस्म के अंदर आता है तो उसको मारने के लिए आप क्या करते हैं? मतलब ज़ाहिरी बात है कि उसी का सीरम आप लेके और उसी से एक दवाई बनती है जिसके बाद उसको हम काउंटर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अमेरिका ने अपने जवाल की तरफ उनके हुक्मरानों ने खुद आवाज़ दी है। अगर बाकी दुनिया उसके ख़िलाफ़ लड़ती है या नहीं लड़ती, लेकिन जो कुछ हुआ बरतानिया में और जो कुछ बरतानवी हुकूमत कर रही है, जो कुछ अमरीकी हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से सुपर पावर्स कर रही हैं और इंसानियत की जेनोसाइड के लिए जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस इंडोर्समेंट कर रही है, मैं वो वक्त बड़ा जल्दी देख रहा हूँ कि शायद इन मुल्कों के अंदर खुद एक जो है इनकलाब आएगा, खुद टूट फूट होगी। और उसकी बड़ी वजह मज़हब या ताकत नहीं होगी, उसकी बड़ी वजह जो है इंसानियत होगी। और आप देख रहे हैं मेरे ख्याल में इंसानियत के नाम पे जिस तरीके से लोग वाशिंगटन में निकले हैं, जिस तरीके से आयरलैंड में निकले हैं, जिस तरह ब्राज़ील में निकले हैं, जिस तरह
पुर्तगाल में निकले। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा शायद दुनिया के अंदर इंसानियत के नाम पे एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और मैं ये समझता हूँ कि गजा के जो निहत्ते बच्चे, खवातीन और बूढ़े हैं, उनकी कुर्बानियाँ शायद इस दुनिया के अंदर कुछ बेहतरी की तरफ एक रास्ता जो है वो लेके आएगी। वो तो जाहिर बात है कि जो उनकी किस्मत पे था ये शहादत थी मेरे ख्याल से, लेकिन ये शहादत शायद एक बहुत बड़ा इनकलाब मैं देख रहा हूँ कि जल्द आएगा। शायद हम हो ना हो, लेकिन जल्दी ये सब कुछ होगा। हमाद, ये जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है ह्यूमन वर्सेस मॉन्स्टर्स ये आ चुके हुए हैं, जो जिन्होंने कोई उसूल भी तय नहीं किए हुए, जो सारी सिचुएशन बनी हुई है। जी, आपने जुमे के दिन भी इस पे बात की थी हमने, और ये सवाल था कि अब क्या लगता है हमें कि आगे आने वाले दिन कुछ बेहतर होंगे। तब भी मैंने इसी खदशे का इजहार किया था कि माजी को देखते हुए मैं कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं था, और मेरा वो खदशा अब आप लोगों के सामने, बाकियों का भी कुछ ऐसा ही खदशा था, वो दुरुस्त भी हो गया है और मज़ीद ऐसे हमले किए जा रहे हैं। अब सोचिए उस शख्स के बारे में जो अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने बुज़ुर्गों को हर ख़तरा मोल लेते हुए एक सेफ़ हाउस में पहुँचाए, राफ़ा में, जिसको कहा जाए, डिक्लेयर किया जाए कि यहाँ पर आने वाले को की हिफाजत की जाएगी और हमले नहीं किए जाएंगे, और बाद में उसको पता चले कि जहाँ पर वो छोड़ कर आया है वहाँ पर ही एग्जैक्ट उसी जगह पे बमबारी की जा चुकी है, यानी वो अपने प्यारों को अपने हाथों से मौत के मुंह में उतार के आया है। अब सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। इस वक्त हम देखें तो जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 3 हस्पताल हैं रफ़ा गवर्नरेट के इर्द गिर्द, उन तीनों में से एक भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं है। तो ये जो सिस्टमैटिकली फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड से दूर रखा जा रहा है, ये सेल्फ डिफेंस के नाम पे रखा जा रहा है। इसके बारे में कानून की तो बहुत क्लियर है कि सेल्फ डिफेंस में तो आपने उतनी ही ताकत इस्तेमाल करनी है, उस प्रोपोर्शनेट में वो मिनिमम ताकत इस्तेमाल करनी है जो वक्ती तौर पर आपको ख़तरे से निकाल दे। यहाँ पर तो हालात बहुत आगे जा चुके हैं, सेल्फ डिफेंस की बात ही नहीं बनती। सेल्फ डिफेंस का मतलब कोई लाइसेंस नहीं होता अनलिमिटेड वायलेंस का, कि आप जब तक दिल चाहता है मारते रहिए। और दूसरी बात, 2004 का आईसीजे का अपना ऑर्डर मौजूद है जो कहती है ऑक्यूपाइंग स्टेट को सेल्फ डिफेंस का कोई राइट है ही नहीं। तो ये बात सारी अकल से बारातर है। अब एहतशाम साहब, इनको स्टॉप कौन करेगा इजराइल को? ये सारी जो सिचुएशन बनी हुई है कुछ समझ में नहीं आ रही। ये तो स्टॉप देखिए, अमेरिका ही रुकवा सकता है। जो कहते हैं कि जी पहले भी बात हुई थी, यूक्रेन की जंग भी कहते हैं वाशिंगटन जब चाहेगा बंद होगी, तो यहाँ पे भी मामला देखें कितनी बदकिस्मती आमना, जिसका भी लगारी साहब जिक्र कर रहे थे स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन का, उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया है कि रफ़ा के मामले में इजराइल ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। मतलब बाकायदा आप हल्ला शेरी दे रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं टिका के करते चले जाएँ। देखिए 3 दिन पहले 40 लोग मारे गए, कल 21 लोग मारे गए, वहाँ पे औरतें बच्चे ज़्यादा उस पर मारे गए। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि नई ज़हन उनका तैयार। अब इलेक्शन अमेरिका में होने जा रहे हैं, कल यहूदी कम्युनिटी से वहाँ उसने ट्रम्प ने खिताब किया। वो क्या कहता है? कहता है मैं इक़्तिदार में आ गया तो जो भी यहूदी मुखालिफ होगा अमेरिका में हम उसको यहाँ से निकाल देंगे। तो बात पूरी की पूरी सपोर्ट उनकी तरफ से दी जा रही है। ये तो थोड़ा सा आके बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है, तो अब देखते हैं डिस्टेंस किया यूरोपियन यूनियन ने और उनके कुछ मुल्कों ने। चले अल्लाह करे फ़लस्तीनियों की हालत पर अल्लाह ताला रहम फरमाए और जो सोए हुए ज़मीर हैं वो जाग जाए। मैं आप करूँगी तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।